हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th फिजिक्स का एक चैप्टर और इस चैप्टर का नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। चार्ज का इंट्रोडक्शन ले लिया था, चार्ज क्या होता है ये भी देख लिया था। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। फिर चार्जेस की प्रॉपर्टीज देखी थी, इलेक्ट्रिक करंट देखा था, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखी थी, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, फिर हमने एम्पियर की डेफिनेशन देखी थी। आफ्टर देन हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस देखा था कि किसी सर्किट में अगर चार्ज को मूव कराना है तो चार्ज को मूव कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है और नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कौन कराता है? ये प्रोवाइड कराती है बैटरी। बैटरी का जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, उसको पॉजिटिव टर्मिनल ना बोल करके हम बोलेंगे हायर टर्मिनल या फिर ये बोलेंगे हायर पोटेंशियल। और जो छोटा वाला टर्मिनल होता है उसको हम बोलेंगे लोअर पोटेंशियल। क्या क्या बोलेंगे? बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है उसको बोलेंगे हायर पोटेंशियल, इसको बोलेंगे हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। ये तो हो गया सेल और ये हो गई हमारी बैटरी। हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल नॉर्मली 0 वोल्ट होता है और जो हायर पोटेंशियल होता है वो 3 वोल्ट 9 वोल्ट जितना भी होगा। तो यहां पोटेंशियल 9 वोल्ट है, यहां 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। हाँ, कितना क्रिएट हो गया? 9 वोल्ट का। अब चार्जेस को अगर फ्लो करना है तो सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। इस सर्किट में हमारा लोड लगा हुआ होगा, ये लोड बल्ब हो सकता है, ठीक है। हालांकि बैटरी से फैन तो नहीं कनेक्ट करेंगे क्योंकि बैटरी से अगर फैन कनेक्ट करेंगे तो फैन चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा इसके बारे में आप 12th क्लास में पढ़ोगे। तो हमने बल्ब लगा दिया, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। स्विच क्या है? सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए। करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो होती है। अब बच्चों, करंट और पोटेंशियल से रिलेटेड एक लॉ है और इस लॉ को हम बोलते हैं ओम्स लॉ, जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस लॉ से होंगे, ठीक है। और इसी लॉ में एक नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ क्या होता है वो देखते हैं। बच्चों, एक सिंपल सा सर्किट ड्रॉ करें अगर हम, ओम्स लॉ। इस सिंपल से सर्किट में हम एक बल्ब लगा देते हैं, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, यहां पे की लगा देते हैं। क्या अभी कोई करंट फ्लो होगी? नहीं, अभी कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ये बैटरी जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V वोल्ट। अब सर्किट को जैसे ही ऑन करेंगे क्या यहां से करंट आएगी? हाँ, करंट आएगी, करंट फ्लो होगी। कितनी करंट फ्लो होगी? I। कितनी करंट फ्लो होगी? I। अब बच्चों, जब ये I करंट यहां पे इधर जाएगी तो इसके पास भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसके पास? पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों देखो, मैंने आपको इस चैप्टर की जब स्टार्टिंग की थी तभी बता दिया था कि कोई भी डिवाइस अगर वर्क करेगी तो उसको एनर्जी चाहिए। हमारी ये जो डिवाइस है ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है, मतलब इसको जो एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कौन कराएगा? बैटरी प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि एनर्जी यहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वो एनर्जी पहुंचाने का काम करती है करंट, ठीक है। तो करंट यहां से जाएगी और यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है करंट के। यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा वो किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। फिर क्वेश्चन आता है कि सर आपने V वोल्ट की बैटरी लगाई है तो पोटेंशियल V वोल्ट ही तो आएगा। हो सकता है आ जाए, लेकिन अगर सपोज करो कि यहां पे एक और लोड होता, एक बल्ब और होता, तो यहां पे भी V और यहां पे भी V, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा करंट कितनी ज्यादा जा रही है इसमें से, ठीक है। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ कंडक्टर, ये पोटेंशियल प्रोवाइड करा रहा है और यहां पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मतलब ये पोटेंशियल ले रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा है, मतलब ये एक टाइप की एनर्जी ले रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब कंडक्टर का प्रेजेंटेशन हम इस टाइप से ना करके ऐसा करेंगे, ठीक है।
प्रपोर्शन का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे। इस कांस्टेंट की वैल्यू आती है आर। आर अगर हमको फाइंड आउट करना हो तो आर हो जाएगा v बाई आई, जो कि एक कांस्टेंट होगा। बट इसकी कांस्टेंट होने की कंडीशन है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए और मटेरियल जो है वो भी एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि पहले आपने कॉपर का मटेरियल ले लिया बाद में फिर एल्यूमिनियम का ले लिया। तो ना मटेरियल चेंज होना चाहिए ना टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। तो ओम्स लॉ हम डिफाइन कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, फॉर अ गिवन मटेरियल या फॉर अ गिवन कंडक्टर and at a room temperature, potential drop across the conductor is directly proportional to current flow through it। बच्चे नॉर्मली बोल देते हैं कि V is proportional to I। आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको बोलना है according to Ohm's law, according to Ohm's law, potential drop across the conductor is directly proportional to current flow through it given that material and temperature are constant। ठीक है, जैसी डेफिनेशन आपको करनी है वैसी कर दो। इन दोनों को जरूर मेंशन करना। इन दोनों को मेंशन क्यों करेंगे कि बच्चों ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये टेम्परेचर के साथ अलग अलग हो सकता है और मटेरियल के साथ भी अलग अलग हो सकता है। और इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। क्या काम है? रेजिस्टेंस। आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। फिर क्वेश्चन करोगे कि सर V हमको पता पड़ गया कि चार्ज को फ्लो कराने का काम करता है, I होती है वो फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो इस रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? बच्चों रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट का अपोजिशन होता है एक टाइप का। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतनी कम उसमें से फ्लो होगी, करंट उतनी कम फ्लो होगी, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं कहीं पे रेजिस्टेंस ज्यादा रखते हैं और कहीं कहीं पे रेजिस्टेंस क्या रखते हैं? कम। सर एग्जांपल दो। जैसे कि हम बल्ब की अगर बात करें, जो पहले बल्ब आते थे येलो कलर की लाइट देते थे, उन येलो कलर की बल्ब में या उन बल्ब में जो हम वायर यूज करते थे वो वायर यूज ऐसा करते थे जहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। क्या ज्यादा हो? रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण वो बल्ब काम करता था। ऐसे हम जो ट्यूबलाइट को यूज करते हैं, ट्यूबलाइट में भी हमारा रेजिस्टेंस जो है वो कम ज्यादा हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी ट्यूबलाइट है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट का पोजीशन। और करंट ज्यादा कहां से जाने की कोशिश करती है? करंट वहां से ज्यादा जाएगी जहां रेजिस्टेंस कम होगा। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम, जहां रेजिस्टेंस कम वहां करंट ज्यादा। ठीक है, अच्छा अब बच्चे इसका एक ग्राफ भी देख लेते हैं अपन। इसको बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक या फिर VI ग्राफ। VI ग्राफ बोलने का मतलब है कि y एक्सिस पे तो हम रखेंगे पोटेंशियल और x एक्सिस पे हम रखेंगे करंट। तो V डिवाइड I अगर करें तो हमको क्या मिलेगा? स्लोप मिलेगा। क्या मिलेगा? स्लोप। और ये स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। ये अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमको बताएगा रेजिस्टेंस को। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना। अच्छा सर इसका यूज क्या आएगा? इसका यूज भी देख लो। एक छोटी सी टेबल ड्रॉ कर ली हमने। इस टेबल में एक जगह लिख देते हैं पोटेंशियल, एक जगह लिख देते हैं करंट और एक जगह लिख देते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि 9 वोल्ट का हमने पोटेंशियल दिया था। 9 वोल्ट नहीं, इसको हम करते हैं 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का हमने पोटेंशियल दिया तो हमारी जो करंट फ्लो हो रही थी वो 0.1 एम्पियर फ्लो हो रही थी। करंट होगी एम्पियर में, पोटेंशियल होगा वोल्ट में। ठीक है, तो V इक्वल टू IR से क्या हम इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं? हाँ, V इक्वल टू IR। V की जगह वैल्यू पुट करते हैं 5, I की जगह वैल्यू पुट करते हैं 0.1, R एज इट इज। 0.1 जाएगा डिवाइड में, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? 50। कितना आ गया? 50। रेजिस्टेंस की यूनिट अभी बताऊंगा आपको। अब रेजिस्टेंस ये 50 रहेगा, कुछ भी हो जाए बोले।
ठीक। अच्छा कुछ भी नहीं हो जाए, टेम्परेचर और मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो जाए, मतलब वो जो कंडक्टर है वो कंडक्टर चेंज नहीं होना चाहिए हमारा, तो ये तो 50 रहेगा। अब करंट की वैल्यू सर्किट में अगर थोड़ी सी इंक्रीज कर दें, कितनी इंक्रीज कर दें सर, 0.2 कर देते हैं। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा आपका V इक्वल टू आई आर, लगा दो V इक्वल टू आई आर, V हमको पता नहीं है, करंट 0.2 है और रेजिस्टेंस आपका 50 रहेगा, पॉइंट हटाया 0 लगाया, पोटेंशियल हो गया आपका 10 वोल्ट। अच्छा जब पोटेंशियल 50 वोल्ट हो तो बताओ करंट कितनी होगी, वो भी बता देते हैं। पोटेंशियल हो गया 50, करंट पता नहीं है, रेजिस्टेंस भी 50 है, 50 जाएगा डिवाइड में, तो करंट कितनी आ गई, करंट आ गई 1 एम्पियर। ठीक है, आप देखते चल रहे हो, जैसे जैसे करंट इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं करंट भी क्या हो रही है, इंक्रीज। यहाँ 0.1 थी और यहाँ 1 हो चुकी है, मतलब 10 टाइम्स हो चुकी है। जब पोटेंशियल 10 टाइम्स हो गया है तो करंट भी कितनी हो जाएगी, 10 टाइम्स। ये होता है आपका ओम्स लॉ। अब बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस अभी अभी हमने देखा था R इक्वल टू V बाई आई होता है, V होता है वोल्ट, I होती है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर जो है, वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलेंगे, ओम। ओम, और इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है ओम का सिंबल। तो जब भी हम R लिखेंगे तो R की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के बाद या तो हम ये साइन लगाएंगे या तो ओम लिखेंगे या फिर ये सिंबल लगाएंगे। ठीक है, यह आपका हो गया क्या, रेजिस्टेंस। अब बच्चों रेजिस्टेंस जो है इससे रिलेटेड कुछ चीजें और हैं, बट उससे पहले हम बात करते हैं स्लोप की, इस ग्राफ की। बच्चों स्लोप जितना ज्यादा होगा, वी आई ग्राफ की बात कर रहा हूं, जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। जैसे कि एक वी आई ग्राफ प्लॉट किया मैंने 3 डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। बताओ कौन सा रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, कौन सा रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। ठीक है, देखते हैं। स्लोप ज्यादा होने का मतलब सर हम कैसे पता लगाएंगे किसका स्लोप ज्यादा है किसका स्लोप कम है। आप देख लो करंट से एंगल किसका सबसे ज्यादा है। ठीक है, वीआई ग्राफ में थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पर है, थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा R1 के लिए है, तो R1 की वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई, उससे कम वैल्यू होगी किसकी, R2 की, और उससे कम वैल्यू होगी R3 की। ठीक है, हमने स्लोप देख करके बता दिया कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं अगर इन तीनों कंडक्टर्स पे जिनका रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 है, पोटेंशियल अगर सेम दे, सबका पोटेंशियल क्या दें, सेम दे, तो सबसे कम करंट कहां पे आएगी, सबसे कम करंट आएगी यहां पे। क्यों, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और सबसे ज्यादा करंट कहां पे आएगी, सबसे ज्यादा करंट आएगी यहां पे। क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। कैसे पता लगाया, स्लोप बहुत कम है। अब बच्चों एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए हमको क्या करते हैं, इन चीजों को चेंज कर देते हैं, यहां लिख देते हैं I और यहां लिख देते हैं V। अब बच्चे के दिमाग में तो वही होता है जिसका स्लोप सबसे, ये तो वैल्यू देखता ही नहीं है बच्चा, बच्चा बस ये देखता है स्लोप सबसे ज्यादा किसका है, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम। ठीक है, तो बच्चों स्लोप हमेशा कहां से चेक करना है, करंट वाली एक्सिस से चेक करना है। कहां से चेक करना है, करंट वाली एक्सिस से। इस बार करंट वाली एक्सिस, अच्छा ये तो R1 ही है, एंगल देखना है I से, सबसे कम स्लोप होगा इसका,
ज्यादा स्लोप होगा इसका और सबसे ज्यादा स्लोप होगा इसका। तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब R3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, उससे कम R2 है और सबसे कम कौन है? R1। तो जो डाटा था देखो, पहले डाटा में R3 सबसे छोटा था, इस बार R3 सबसे बड़ा है। बस क्या चेंज किया हमने, इधर I लिख दिया, इसको V लिख दिया। इसको बोलेंगे IV ग्राफ, इसको बोलेंगे VI ग्राफ, इसको क्या बोलेंगे? IV। नॉर्मली जब भी ये नाम लिया जाता है y एक्सिस की वैल्यू को पहले बताया जाता है, VI ग्राफ, IV ग्राफ। ठीक है, ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। अब बच्चों ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है कुछ चीजों पे, जैसे कि हम हो सकता है मटेरियल चेंज कर दें, हो सकता है कंडक्टर की लेंथ ही चेंज कर दें, या फिर हो सकता है कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर दें। ये चीजें क्या होती हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। हमने पढ़ा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है? नॉर्मली ओम्स लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। इट इज गिवन दैट टेम्परेचर एंड कंडक्टर इज कांस्टेंट। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय।